हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता मधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यायितुकी। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम निखिल हे प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग इस पवित्र भारतवर्ष में पवित्र भारतवर्ष के ही आजादी का परम पावन उत्सव मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष अपने आप में एक विशिष्ट आदर्श को लेकर के प्रकट होने वाला देश है। देश तो और भी हैं, भारत के अतिरिक्त अनेक देश इस विश्व के भीतर विद्यमान हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 के करीब है, समीप है। बहुत देश हैं, पर अन्यान्य देशों में वे वस्तुएं, वे पदार्थ, वे शास्त्र, वह जीवन, वह शिक्षा, वह व्यवहार, वह कला, वह संस्कृति, वह सभ्यता ये उपलब्ध नहीं है जैसा कि इस भारतवर्ष में उपलब्ध है। सतयुग से लेकर के त्रेता से लेकर कलयुग में, द्वापर में, चारों युगों में भारतवर्ष के इतिहास को यदि हम देखें तो एक नवीन कांति को लेकर के प्रकट हो रहा है हमारा। सतयुग में देखा जाए तो ऐसे ऐसे राजाओं के यज्ञ का उल्लेख है कि यज्ञ में पात्रों में भोजन कराया गया, स्वर्ण के पात्रों में यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, और वे जब जूठे बर्तन फेंके गए तो सोने के पहाड़ बन गए। सतयुग का इतिहास। त्रेता में भगवान श्री राम ने दान किया, उसके विषय में कौन नहीं जानता। श्री जनक जी महाराज ने दान किया श्री सीता जी के विवाह के समय, उसको कौन नहीं जानता। सोने की लंका, स्वर्ण की लंका तो प्रसिद्ध ही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि त्रेता युग में भी अपार धन संपत्ति से परिपूर्ण था यह देश। द्वापर में आ जाए तो द्वापर में भी नंद बाबा का इतिहास उठा करके आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण का इतिहास उठा करके देखिए
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का इतिहास उठा करके देखिए, भरपूर सस्य श्यामला है हमारे यहाँ की पृथ्वी। और कलिकाल में भी आज से केवल 200-250 वर्ष पहले का इतिहास उठा करके देखिए तो दस्तावेज ऐसा बताते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी भारत आया यहाँ भ्रमण करने के लिए, यहाँ के विषय में शोध करने के लिए। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस वेब मैकॉले। वो अंग्रेज अधिकारी भारत आया और भारत आकर के उसने पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारतवर्ष की यात्रा की। और यात्रा करने के बाद में थॉमस वेब मैकॉले ने एक रिपोर्ट बनाई, वो लंदन भेजी। बहुत लंबी रिपोर्ट है, सैकड़ों पेजों में है वो, पर उसने उसमें एक सबसे मुख्य जो बात कही, वो बात यदि हम आपसे कहें उसी की भाषा में, तो थॉमस वेब मैकॉले नाम का अंग्रेज अधिकारी लंदन के अधिकारियों को लिख रहा है, आई हैव ट्रेवल लेंथिंग ब्रेथ ऑफ इन दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु इज अ बेगर एंड हु इज अ थीफ ऑफ इन दिस कंट्री इंडिया। ये उसके लेख का एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, जिसमें वो कह रहा है कि हमने भारत का पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कई बार भ्रमण किया है। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा की है। पर इस पूरी यात्रा के क्रम में हमें संपूर्ण भारतवर्ष में हु इज अ बेगर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो भिखारी हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। एंड हु इज अ थीफ, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो चोर हो। इसका मतलब ज्यादा दिन पहले नहीं, आज से केवल 200-250 वर्ष पहले हमारे यहाँ अपार धन संपत्ति थी, और अपार धन संपत्ति के साथ साथ में सभ्यता थी, संस्कृति थी। 7 लाख से तो अधिक हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें संस्कृत की उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाती थी, और संस्कृत के साथ साथ अन्य 18 विषय, लगभग 18 विषय और भी पढ़ाए जाते थे। फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने इस देश को भरपूर लूटा, जितना वो 250 वर्ष में लूट सके उतना उन्होंने लूट लिया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे देश में समय समय पर क्रांतिवीरों के संगठन खड़े होते रहे। मंगल पांडे जी ने बहुत योगदान दिया इस क्रांति के पुनीत कार्य में। ऊधम सिंह, भगत सिंह, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, आशफाकुल्लाह, ऐसे हम कितने नाम बताएं। ऐसे लगभग 6.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे भारत की आजादी में। कितने लोग मारे गए, इतने लोग शहीद हो गए, और लक्ष्य केवल यही था कि भारतवर्ष आजादी को प्राप्त हो जाए। लक्ष्य यही था कि भारतवर्ष को आजाद होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्रांतिवीरों की कथाएं आती हैं, आप इतिहास उठा करके देखिए। तात्या टोपे की कथा, 8 माह निरंतर युद्ध किया उन्होंने अंग्रेजों से। पूरी क्रांति की जो लड़ाई हुई है 100 वर्षों की, 150 वर्षों की, उस पूरी क्रांति की लड़ाई में सर्वाधिक युद्ध करने वाला यदि कोई योद्धा था तो वो थे तात्या टोपे। 8 माह उन्होंने युद्ध किया। नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाद में आ जाओ थोड़ा तो चंद्रशेखर आजाद, जब वो अपने घर पर गए अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद के माता पिता ने कहा कि बेटा, हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुमने अभी कुछ पैसा लूटा है देश की सेवा में लगाने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। काकोरी कांड किया था ना, उसमें कुछ धन मिल गया था, तो उसमें से थोड़ा बहुत धन हम दोनों के लिए भी दे दो, जिससे हम लोग अपना पेट भर सके। हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो चंद्रशेखर आजाद के माता पिता ने जब ऐसा कहा, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उनसे यही कहा था कि हमारे रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, एक आपको दे सकता हूँ, एक माता जी को दे सकता हूँ। पैसा तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये पैसा देश के लिए हमने लूटा है।
और इस धन का विनियोग हम देश की सेवा में ही करेंगे, घर परिवार में हम नहीं लगा सकते। हाँ, ये जरूर है कि हमारे रिवॉल्वर में जो 2 गोलियां हैं ये हमने अपने पैसों से खरीदी हैं, तो एक एक गोली दोनों को हम दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग भूख से मर वैसे ही रहे हो तो हम गोली से मार देंगे दोनों को, लेकिन पैसा नहीं दे सकते। इतना उत्साह, इतना एक प्रकार से उनके अंदर उत्साह था आजादी के लिए। सुभाष चंद्र बोस की कहानी पढ़ो, उनके पिताजी चाहते थे कि वो आईपीएस अधिकारी बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो देश की सेवा करना चाहते थे। अब पिताजी बार बार कहते तुम मूर्ख हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम आईपीएस बन नहीं सकते, इसलिए देश की सेवा का बहाना करते हो। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि चलो पिताजी की इच्छा है तो उनकी इच्छा को पूरा कर दें, फिर देश की सेवा करेंगे। विदेश चले गए। विदेश में सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई की। जिस पढ़ाई को करने में 3-4 साल 5 साल आराम से लगता था, उस पढ़ाई को सुभाष चंद्र बोस जी ने केवल 6 माह में पूरा किया और 6 माह में आईपीएस की पूरी तैयारी कर ली, परीक्षा दी, पेपर हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट की जो वो प्रति छपी, उस प्रति में कहीं भी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं था। तो उनके मित्रों ने कहा कि तुम तो फेल हो गए, क्योंकि यदि तुम पास हो गए होते तो लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम तो आता ही तुम्हारा, किसी न किसी रैंक में तो आता ही, तो तुम्हारा तो नाम ही नहीं आया, इसका मतलब तुम फेल हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कोई बात नहीं, फेल हो गए तो हो गए, दोबारा कोशिश करेंगे। चले गए वे अपने कमरे में। शाम को एक अधिकारी आया और उसने कहा कि आपका जो नाम है वो इसलिए इस लिस्ट में नहीं आया क्योंकि आप टॉप पर हैं, आपने टॉप किया है, इसलिए जो टॉपर्स की लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम आया है। ये लिस्ट तो साधारण जिन्होंने पास किया उसमें इसका नाम है, पर आपने तो विशेष अंकों से उपलब्धि हासिल की है, इसलिए आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, बड़ी वाली लिस्ट में आया है और हाई लिस्ट में आया है। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि फेल हो गए, हमारा नाम तो उसमें आया है। अब इनके मन में दुविधा चालू हो गई, क्यों? आईपीएस बन गए, अब तो कलेक्टर बनना पड़ेगा, फिर देश की सेवा कैसे कर पाएंगे? पिताजी की इच्छा थी तो कलेक्टर बन जाओ, और अब इनकी इच्छा थी कि देश की सेवा करें। पेपर भी हो गया, कलेक्टर बनना इनका फाइनल भी हो गया, अब करें क्या? तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हम कलेक्टर की नौकरी नहीं करेंगे, हम तो देश की सेवा करेंगे, और इस्तीफा दे दिया। वापस लौट आए। पिताजी ने सुना कि हमारे बेटा ने आईपीएस करके इस्तीफा दे दिया, उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस समय उस जमाने में भारत से कोई लड़का विदेश जाए और वहां जाके आईपीएस टॉपर करे, ये तो बहुत ही असंभव बात थी, और वो इन्होंने केवल 6 माह में कर लिया और फिर इस्तीफा दे दिया। तो पिताजी को तो अटैक आ गया, लेकिन बेटा के मन में तो देश की सेवा की भावना थी। वापस आए, मुंबई आए, मुंबई में आकर के वो उतरे, पानी के जहाज से आए, तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तब उन्होंने कहा कि देखो, हम आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आए केवल देश की सेवा करने के लिए, आप लोग हमें समर्थन दें। तो लिखा है, इतिहास पढ़ें आप, माताओं ने अपने कानों के कर्णफूल, नाक की नथ और गले के मंगलसूत्र दे दिए, ले जाओ आप, इससे आप देश की सेवा करो। एक माता आई अपने बेटे को लेकर के उनके पास में। उस बेटे की खासियत ये थी कि उसकी दोनों आंखें नहीं थी, अंधा था बेटा। बोली वो आई माता और बोली कि हमारे बेटे को आप अपने फौज में भर्ती कर लीजिए, आप अपने संगठन में भर्ती कर लीजिए, इसको भी रख लीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इसको तो हम नहीं रख सकते। क्यों? इसकी आंख नहीं है, ये करेगा क्या? गोली तो ये मार नहीं सकता क्योंकि इसकी आंख है नहीं, तो इसको हम भर्ती नहीं कर सकते। तो उस माँ ने जो बात, उस बेटे ने जो बात कही, उसने दिल छू लिया। उस बेटे ने कहा, आजाद जी, हम गोली तो नहीं मार सकते, ये बात सही है, पर खा तो सकते हैं, एक गोली तो कम कर सकते हैं दुश्मन की। जो गोली आंख वाले व्यक्ति में लगनी है वो हम उसमें लग करके हम खुद सामने आ जाएंगे और मर जाएंगे, तो एक गोली तो कम होगी, एक हमारा व्यक्ति तो बच जाएगा सुरक्षित। इस प्रकार से उत्साह था। इन सभी क्रांतिवीरों के उत्साह से ही 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। बड़ी प्रसन्नता की बात है, पर थोड़ा सा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। हम बाह्य दृष्टि से तो आज़ाद हो गए, पर मानसिक दृष्टि से अभी भी हम गुलाम हैं। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग अंग्रेजी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। भूषा की दृष्टि से देखा जाए, पहनावे की दृष्टि से देखा जाए तो पैंट शर्ट, अंग्रेजी वस्त्राभूषणों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। भोजन की दृष्टि से देखा जाए
भोजन की दृष्टि से भी अंग्रेजों की जो सॉस, पिज्ज़ा, बर्गर, ये अंग्रेज जो खाते थे वही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं, वही हमारे लिए सबसे अच्छे खाने वाली वस्तुएं हैं। तो भोजन की दृष्टि से भी हम गुलाम हो गए, भाषा की दृष्टि से भी हम गुलाम हो गए, भूषा की दृष्टि से भी हम गुलाम हो गए। और भजन माने गीत संगीत, गीत संगीत भी हमने पूरा अंग्रेजों का अनुकरण कर लिया। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत है, उसको हम भूल गए, और अंग्रेजों का जो संगीत हमको मिल गया हल्ला गुल्ला करने वाला, उसी को हमने अपना संगीत बना लिया। और पांचवा स्तर है भेषज का। भेषज माने होता है औषधि। हम अपने आयुर्वेद को भूल गए और हमने एलोपैथी की पूरी नकल कर ली। वही दवाइयाँ हमारे यहाँ बन रही हैं, वही पूरा सिस्टम चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा की दृष्टि से गुलामी, भूषा की दृष्टि से गुलामी, भजन की दृष्टि से गुलामी, भोजन की दृष्टि से गुलामी, और भेषज की दृष्टि से गुलामी। पांच तो सीधे सीधे ऐसे तर्क हैं जिस पर हम आज भी गुलाम हैं। तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का 75वां। ये बड़े हर्ष का विषय है, पर इसके साथ साथ में हमारी जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको भी हमें साथ साथ में तोड़ना होगा। हम सबको संकल्प करना होगा कि हम भाषा में हिंदी भाषा का निर्वाह करेंगे, संस्कृत भाषा से निर्वाह करेंगे। भूषा में हम जो भारतीय वेशभूषा है उसी को हम पहनेंगे। भोजन में हम जो भारतीय भोजन, भारतीय में, भारत में भोजन की कमी है क्या? इतने प्रकार के व्यंजन हैं, उनकी लिस्टिंग की जाए तो कोई कर नहीं सकता, इतने व्यंजन हैं। तो आप भारतीय भोजन करिए, कचौरी है, पूरी है, खस्ता है, पिस्ता है, बहुत सारी चीजें हैं, मिष्टी दही है महाराज, अच्छे अच्छे व्यंजन फैल हो जाते हैं मिष्टी दही के सामने। सहस्त्र छिद्री पुआ है, अधौटा दूध की खीर है, तो महाराज व्यंजनों की कमी है क्या है? इसलिए भारतीय व्यंजनों का ही उपयोग करें। जो नूडल्स हैं, जो कृत्रिम हैं, जो मांस से बन रहे हैं, तेल से बन रहे हैं, मांस के तेल से, उन वस्तुओं का निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो पहली क्रांति हुई मंगल पांडे की सन 1857 में, वो इसी को लेकर के हुई थी कि जो कारतूस उनको दिए जाते थे लगाने के लिए, मुंह से खोलने के लिए, उसमें गाय के मांस का और सुअर के मांस का, जिसको बीफ और पोर्क कहा जाता है, इसका मांस का जो तेल होता था वो लगा करके दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो चिकना हो जाता था कारतूस, तो जल्दी खुल जाता था। तो इसी को लेकर के क्रांति हुई थी उस समय। तो इसलिए भोजन की दृष्टि से भी सुधार करना है, और भजन की दृष्टि से गीत संगीत की हमारे यहाँ कमी नहीं है। बहुत सुंदर गीत संगीत है, शास्त्रीय संगीत है। ऐसे ऐसे संगीत की रागें हैं कि आपका सिर दर्द हो रहा है तो ये राग सुन लो तो सिर दर्द मिट जाएगा आपका। आपको बुखार चल रहा हो तो ये राग सुन लो, आपका बुखार समाप्त हो जाएगा। आपको उल्टी आ रही हो तो ये राग सुन लो, आपको उल्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे संगीत है हमारे यहाँ, तो वो संगीत आप अपने जीवन में अपनाइए। और आयुर्वेद का जहाँ तक मैंने पालन करिए, अंग्रेजी औषधियों का सेवन बंद करके भारतीय चिकित्सा से प्राप्त आयुर्वेद, अष्टांग हृदयम, वाग्भट्ट संहिता आदि, शार्ंगधर संहिता आदि से प्राप्त जो आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद को जीवन में धारण करने का संकल्प लीजिए और भारत को भारतीयता के मान्यता पर खड़ा करने का प्रयास कीजिए। भारत खड़ा तो है पर पाश्चात्य के संस्कृति के मान्यताओं के आधार पर खड़ा है, पाश्चात्य के संस्कृति के मान्यताओं के आधार पर नहीं, भारतीय संस्कृति के मान्यताओं के आधार पर इस भारतवर्ष को हम खड़ा करने का प्रयास करें। शास्त्रीय परिभाषा के यदि हम अनुसार कहें तो बस भगवान से यही प्रार्थना है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता मधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। इस प्रकार से
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। खलः प्रसीदताम, जो खल है वे शांत हो जावे। सब प्राणियों का भगवान में चित्त लग जावे, सब प्राणियों का भगवान में मन लग जावे। और महाराज अहाइतुकी मति आवेश्यताम, भगवान में अहाइतुक प्रेम हो जावे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और यदि वैदिक मंगला शासन हम करें तो भद्रम वद दक्षिणतो भद्रम उत्तरतो वद, भद्रम पुरस्तान्नो वद भद्रम पश्चात् कपिंजल, भद्रमधस्तान्नो वद भद्रमुपरिष्टान्नो वद, भद्रम भद्रम न आवद भद्रम न सर्वतो वद, असपत्न पुरस्तान्न शिवं दक्षिणतस्कृधे, अभयं सततं पश्चात् भद्रमुत्तरतो गृहे, यौवनानि महीयसि जिज्ञुषामिव दुन्दुभिः, शकुन्तकप्रदक्षिणं शतपत्राभिनो वद, आवदं स्वं शकुने भद्रमावदतोष्णे मासेन सुमतिं चिकिद्धिनः, यदोत्पतन् वदसि कर्कर्व यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। ये वैदिक मंगला शासन किया है, सबसे यही प्रार्थना है। राष्ट्र की सर्वोत्कृष्ट उन्नति, अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके राष्ट्र की सर्वोत्कृष्ट उन्नति, सर्वविध उन्नति, सर्वांगीण संस्कृति को सुव्यवस्थित करने वाली जो उन्नति है, उस उन्नति के पथ को हम लोग प्रशस्त करें। और भगवान से यही प्रार्थना, अंतिम में भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, हमारा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त हो, हमारा राष्ट्र आदर्श राज्य बने, आदर्श राष्ट्र बने, हमारा राष्ट्र संपूर्ण विश्व को सुव्यवस्थित करने वाला राष्ट्र बने। इसी प्रार्थना के साथ में 75वें इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की खूब सबको शुभकामनाएं देते हुए, भारत माता के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, समस्त राष्ट्र की सर्वविध उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के मंगलमय चरण कमलों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।